जलाए हैं आंसुओं के चिराग, वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग। जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। फिर एक बार बर्दाश्त ग्रुप में एक नई शख्सियत का इस्तकबाल है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, बर्दाश्त ग्रुप की एक एक्टिव और मानवीय शख्सियत, बोर्ड ऑफ एजुकेशन से गहरा ताल्लुक़ और आपकी शख्सियत और आपकी सलाहियतों से आज हम आपको आगाह कराते हैं। हमारे साथ आज महबूबनगर से तशरीफ़ लाए हैं उस्मान अहमद बाहियाल साहब। ये शख्सियत किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं है हमारे ग्रुप में, जो एक बेहतरीन कलाम से, अदब से और अपनी भेजी हुई शायरी ग़ज़लियात से हमेशा आगे आगे रहते हैं ग्रुप में। आइए मुलाकात करते हैं आज। उस्मान बाहियाल साहब, आपका बर्दाश्त ग्रुप में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए आप महबूबनगर से तशरीफ़ लाए और बर्दाश्त ग्रुप में आपके साथी एक मुद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे थे। चलिए, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आइए हम बात करते हैं उस्मान बाहियाल से। उस्मान बाहियाल साहब, जैसे कि हमारा पहला सवाल होता ही है सबके साथ, आपका बचपन और आपकी इब्तिदाई तालीम से कुछ वाकिफ़ करवाएं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आली जनाब सदर बर्दाश्त ग्रुप मोहतरम मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब और हरकियाती नायब सदर हबीब उमर सग्गाफ साहब, मैं हमारे वालिद उमूमन मुशायरों की निज़ामत करते थे। कुछ अशार वो पहले पढ़ते थे, वो अशार से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, अगर नायब सदर साहब। अहलन व सहलन। लबों का दर्द टटोलो, लबों का दर्द टटोलो, यही है राह नजात। लबों का दर्द टटोलो, यही है राह नजात। लरजते कांपते होठों का एहतराम करो। हाँ, लरजते कांपते होठों का एहतराम करो। जी। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। हाँ हाँ, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। एक हो जाओगे तो बन जाओगे खुर्शीद मुबीन। एक हो जाओगे तो बन जाओगे खुर्शीद मुबीन। वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बने, बात बने। क्या बात है। वरना बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने। आजकल एक शेर बहुत चल रहा है, जिनके खुदा कई हैं वो एक जगह बैठे हैं। हाँ, जिनके खुदा कई हैं वो एक जगह बैठे हैं। जिनका एक खुदा है वो बिखरे पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। वो बिखरे पड़े हैं। जिनका खुदा एक है वो बिखरे पड़े हैं। ये हालात पे शेर था। और मैं अपने बारे में बोलता चलूँ, मैं हमारा कबीला बाहियाल यमन से पहले बारकस आया। बारकस से हम कलवा कुर्ती को गए। कलवा कुर्ती हमारा वतन, हमारे वालिद वहीं पैदा हुए। हम लोग ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कलवा कुर्ती से
हमारे दादा को नौकरी आने की वजह से हम लोग महबूब नगर मुंतकिल हुए। जी। मैं 25 दिसंबर 1959 में महबूब नगर में मदीना मस्जिद में पैदा हुआ हूँ और मेरी इब्तिदाई तालीम शुरू से, हालांकि सब भाई बहन पूरे उर्दू मीडियम पढ़े, मैं इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल किया हूँ। एक यूटोपिया स्कूल बोल के महमूद साहब, मास्टर महमूद साहब और मेरे वालिद साहब एंग्लो इंडियन टीचर्स को ला के स्कूल शुरू करे थे, जो पुराने दवाखाने के पास था, जहाँ पर पहली जमात से 5वीं जमात तक तालीम होती थी, जिसमें मेरे सालार जंग सुलेमान अबू बकर जुबैदी साहब भी वही मदरसे से तालीम हासिल किए हैं। जी। उसके बाद 6वीं से 10वीं जमात तक MBC हाई स्कूल में तालीम हासिल किया हूँ मैं। क्या वो महबूब नगर में था? महबूब नगर में MBC, जहाँ पर सीट मिलना बहुत मुश्किल था। जी, क्यों, किस एतबार से सीट नहीं मिलती? किस एतबार से बोले तो पहले तो क्रिश्चियन स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा 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 अच्छा। जहाँ पर बाज़ाब्ता एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, उसके बाद सिलेक्शन होता था। जी। तो मेरा भी सिलेक्शन जब हुआ, कौन सी क्लास थी वो? 6th क्लास में, 6वीं जमात। अच्छा, यानी में 1st to 5th तक आप महबूब नगर के यूटोपिया स्कूल में, यूटोपिया उसके बाद स्कूल में। फिर MBC स्कूल में तालीम हासिल किया मैं, इंग्लिश मीडियम। वो एक ही स्कूल था जब मदरसा, जी। मेनोनेट ब्रदरन कॉन्वेंट हाई स्कूल उसका नाम, जहाँ पर पूरे एंग्लो इंडियन टीचर्स हुआ करते जी, एंग्लो इंडियन पूरे एंग्लो इंडियन टीचर्स, अंग्रेज़ वो लोग थे। वहाँ पर तालीम हासिल किया मैं। ऐसा स्कूल था जहाँ पर 8वीं जमात से कोट पहनना ज़रूरी था। रूल्स, उनके रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, कुछ यूनिफॉर्म जी। वो यूनिफॉर्म वो लोग ही देते थे। हाँ। क्योंकि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही पढ़ते थे। 30 एक जमात में 30 बच्चे रहते थे और देते थे। उस ज़माने में मैं 10th क्लास फर्स्ट क्लास में पास किया मैं, और मैथ्स में जी 81 मार्क्स, बहुत खूब, 81 मार्क्स मैं हासिल किया मैथ्स में। और कहीं भी मैथ्स का कोई सेमिनार वगैरह होता था, हालांकि मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, मगर लोकल स्कूल वाले आजू बाजू गांव और मेरे वतन कलवा कुर्ती से मुझे बुला लेके गए। आप 21 मार्क्स कैसा लाए? जी, बड़ी बात। बच्चों को आप बताइए बोल के। और उसके बाद इंटरमीडिएट वहीं पे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एक ही था वहाँ पे जी। MPC से इंटरमीडिएट किया, वो भी फर्स्ट डिस्टिंक्शन में पास किया मैं, माशाल्लाह। उसके बाद MPC से मैं मेरे मामू के मशवरे पर कॉमर्स के लाइन में चले गया मैं जी। और मुझे टैक्सेशन में ले जाना चाह रहे थे, इनकम टैक्स टैक्सेशन के दौरान। उसके बाद MVS कॉलेज जी, महबूब नगर विद्या समिति आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हुआ। नासर सालम बाबदर साहब मेरे से 1 साल जूनियर हैं। BCom में जब मैं एडमिशन लिया तो टॉप सीट, फर्स्ट सीट मुझे मिली थी अलॉटमेंट में। वाह भाई वाह जी। तो टॉप मार्क्स रहने की वजह से मुझे सीट मिली। उसके बाद हम पढ़ते गए। उसके बाद स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, अकाउंटेंसी था जी। 100 में 100 नंबर लाया था मैं। वाह भाई वाह, बहुत खूब। यूनिवर्सिटी में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 8th था डिग्री करते वक्त में, माशाल्लाह। और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले थे BCom में। वाह वाह, बहुत खूब। उसके बाद तकलीफ़ें शुरू हो गई। ज़िंदगी में तकलीफ़ आती रहती है। मेरे आबा का 1982 में इंतकाल हो गया, मार्च में 1982। जब मैं डिग्री फाइनल ईयर में था। मैं डिग्री माशाल्लाह फाइनल ईयर, अप्रैल 82 में एग्ज़ाम है और 9 मार्च को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह। अब मेरे लेक्चरर्स एक जुबैदा बेगम साहिबा, ओम प्रकाश साहब, राधा कृष्णा रेड्डी साहब, और तकरीबन सब लेक्चरर्स सोचने लगे ये बच्चा कहीं बिखर तो नहीं जाएगा, सदमे से कहीं बिखर। अब उसके बाद BK तेलंग साहब मराठे थे, मराठा के रहने वाले थे। उन्होंने फायर स्टेशन के पास, टीटी गुट्टा के पास रहते थे।
वो लोग सब मिलके एक ड्यूटी के जैसा बना लिए थे। रोज़ मुझे आना, दिलासा देना, अच्छा और अपनी तालीम हासिल करो, आप छोड़ो मत। जी। उसके बाद मैं बीकॉम का एग्ज़ाम लिखा, मैं 2 गोल्ड मेडल हासिल किया, शुक्र अल्लाह का। मेरे वालिदैन की दुआएं, जी उनके ख़दमों की तुफैल की वजह से, और मेरी माँ की हिम्मत, जी। मेरे साथ जो मेरी माँ की हिम्मत थी, मेरे अल्लाह भाइयों की हिम्मत, मेरे बहनों की, सब की हिम्मत थी। उसके बाद एमकॉम एंट्रेंस लिखना है, जी पैसे नहीं है जेब में, जी। बड़ा दिक्कत का ज़माना था, बड़ी बड़ा तंगी का दिक्कत का ज़माना था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ़ीस सिर्फ 20 रुपये, कोई बड़े पैसे नहीं थे। तो मैं ऐसा पास हुआ बोल के एक मेरी फूफू के पास मिलने गया, मैं छोटी फूफू जिनके शोहर लेबर ऑफिसर थे, मिलने गया। तो उन्होंने, अरे शाबाश बेटा पास हुआ तू बोल के उन्होंने 40 रुपये दिए जड़चला जाने की वजह से। जी। जड़चला जब गया मैं, उन्हें 40 रुपये दिया। तो जब मेरे को हिम्मत बढ़ी, उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा। लिखने के बाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब 40 सीटें थे एमकॉम में, जी 20 उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, 20 बदरुका कॉलेज बोल के था, अच्छा 40 सीटें थे। उसके बाद सिकंदराबाद कॉमर्स कॉलेज में मैं सेकंड ईयर में आने के बाद उस दौर में भी उस्मान भाईजान सीट मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। एक तो बहुत मुश्किल होती एक थी, तो माशी मुश्किलात और दूसरे सीट मिलना भी मुश्किल होती थी। और मैं, क्योंकि कॉलेजेस बहुत कम थे ना, बहुत कॉलेज कम थे, बहुत कम थे। और काकतीय यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। जी काकतीय यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, वरंगल की यूनिवर्सिटी बाद में कायम हुई। जी। अब उसके बाद 2 दिन बराबर मुसलसिल पढ़ता रहा मैं। पढ़ने के बाद यहीं हैदराबाद आ गया एंट्रेंस के लिए 2 दिन पहले आ गया मैं। मेरे को सेकंड सीट अलॉट हुई। वाह भाई वाह, बहुत खूब बात है, बहुत खूब। 40 में सेकंड रैंक मेरा आया। एमकॉम में अब एडमिशन लेना है। तो वही मेरे लेक्चरर्स ओम प्रकाश, राधा कृष्ण रेड्डी, ये लोग सब बैठे, जुबेदापा और जी मेरे टी गणेश साहब बोल के थे उन्होंने, सब लेक्चरर्स पूरे 7-8 लेक्चरर से बी के तेलंग साहब बुलाए सबको। बच्चा कहीं तालीम छोड़ देंगा, कहीं तालीम छोड़ देंगा। क्या लोग थे उस दौर के, कोई तफरका नहीं था, नहीं था कोई तफरका किसी के बारे में, एक मुस्लिम थे, बाकी पूरे घर मुस्लिम थे, रेड्डी थे, सब थे। तो वो लोग जमा करके मुझे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये वो तो बहुत बड़ी बात। अरे वो जमाने कौन से साल की बात है ये? 1982। 1982। 5,000 रुपये जमा करे और मेरे को लाके दिए। जब हमारे दादा बाहयात थे, माशाल्लाह बाहयात थे, तो उन्होंने जब डॉक्टर मामड़ी मल्ला रेड्डी बोल के डीन ऑफ एजुकेशन थे, मेरे दादा के शागिर्द, उसके बाद वो वाइस चांसलर बने। कैसा है, उनको इत्तला मिली कि मोहम्मद सुल्तान साहब का लड़का, मोहम्मद सुल्तान बिन अवध साहब का लड़का, जो मुझे मुगल गिद्दा स्कूल में तालीम दिए थे, उन एमकॉम में एडमिशन लिया है। वाह। तब उन्होंने हॉस्टल्स के डीन थे। उसके बाद मुझे बुला भेजे उन्होंने घर को जी। मैं गया, जाके मिला तो उन्होंने अपना तारुफ खुद करा लिया। जब तक मुझे नहीं मालूम था, मैं आप साहब के दादा का शागिर्द हूँ, मैं, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपको हॉस्टल दिलाएंगे, सब फैसिलिटीज़ दिलाएंगे। तो हॉस्टल मिल गया था? उसके बाद हॉस्टल मिलने का बहुत ही अजीबोगरीब है वाक़या, सुनो तो आप सब ताजुब करेंगे। तो तारनाका पे जब टी अंजाया साहब मिनिस्टर, वो थे चीफ मिनिस्टर थे जी, सुने होंगे आप, टंगटूरी अंजाया साहब, जी जी, टी अंजाया साहब मिनिस्टर थे जी। तो उनका एक प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पर, तारनाका पे जी। तो मैं भी ऐसी एक यानी हॉस्टल के लिए भी उस दौर में जद्दोजहद करना पड़ता, बड़ा रिकमेंड होना पड़ता, बड़ा रिकमेंड होना पड़ता था जी। तो अब को बोले थे कि कोई एमएलए का ने करा ले, एक सर्टिफिकेट दस्तखत करे तो कोई भी दे सकते हैं। वो तो हमारे लोग नहीं, कोई भी नहीं थे जब एमएलए।
अच्छा, MM हाशम साहब थे, MM हाशम मगर साहब थे। ख़त्म हो गया था उनका पीरियड। उनका भी दौर। तो TN साहब एक इनकम सर्टिफिकेट नमूने का एक टाइप कर लेके जाके और जलसे में कोने में ठहरा हुआ रहा, हमें हाथा मन लेके। हाँ जब ख्वाजा मानुद्दीन साहब उनके PS थे, जी। मैं जाके बोला ख्वाजा मानुद्दीन साहब, मुझे ऐसा MLA साहब CM साहब आए हैं, एक दस्तखत होना, मैं ऐसा हॉस्टल में पढ़ लेता हूँ के। हम दोनों बात करते रहे तो अंजय साहब ऊपर से देखे मेरे को, गौर से देखे, देखने में ख्वाजा मानुद्दीन साहब नहीं 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 बोल के चले गए ऊपर। उसके बाद अंजय साहब हाथ से मेरे को ऊपर बुलाए, बुला के उन्होंने क्या बोले, बोले तो क्या होना बेटा तेरे को, बता ऐसा हॉस्टल होना है, कोई MLA दस्तखत करे तो मुझे हॉस्टल का सीट मिलती। बहुत कम से थे हॉस्टल्स, जब ये हॉस्टल, बी हॉस्टल, सीसा हॉस्टल, PG हॉस्टल 4 थे, आज करीब 62 हॉस्टल है। तो उसके बाद में उन्हें हंसने लगे, हंस के क्या बोले, बोलता अरे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ ना यहाँ, अगर आप मेरे को दस्तखत करें तो मुझे हॉस्टल की सीट मिल सकती है, सोचिए आप, बोल के बोला मैं। तो जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए। और उसके बाद ख्वाजा मानुद्दीन साहब बोले चले बच्चे कुछ टाइम लगा दे। नहीं सर नहीं करना साहब, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना। बोले तो उसो मत बात करो आप, सुन रहे सदर साहब ये बात, वाह भाई वाह भाई वाह, उसो मत बात करो आप, मैं दस्तखत किया हूँ, आप स्टैम्प लगाओ दे दो। चलिए सी हॉस्टल में दाखिला हो गया। उसके बाद तालीम शुरू हो गई, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले, बहुत ही अच्छी तालीम हासिल किया मैं। MCOM करने के बाद, MCOM कितने साल? 2 साल का MCOM किया मैं, कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे जब भी जॉब नौकरी आई, MCOM ख़त्म होने के बाद में अप्लाई करे या उसके लिए जुस्तजू करे? अप्लाई करा मैं। अप्लाई करने के बाद वहीं रहते थे हम, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उतनी तकलीफ नहीं हुई जॉब हासिल करने में? नहीं हुई कोई उस जमाने में कोई लेन देन नहीं था? नहीं कोई लेन नहीं देन नहीं। घर को लेटर आया, देखो आपको नौकरी का, आप आ जाओ जी। और ताजुब करेंगे मेरे को एक साथ 2 नौकरियां आए जी। एक आंध्रा बैंक में आई नौकरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के जैसा, मगर वो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में आए थे। मैं वो नौकरी पे दिलचस्पी बता रहा था मैं। अच्छा। तो हमारे दादा हजरत इनकार कर दिए, बोले कि अब तू भी चले गया तो कैसा घर के पास है, अब तुम्हारे बड़े भाई नौकरी को बाहर है उन्होंने, अब तुम भी गए तो कैसा, ये नौकरी आई ना, ये नौकरी में जैन हो जाओ जी। अब रहा उर्दू से रग़बत के बारे में जी, मैं तो एक मिनट जी उर्दू के तरफ मैं कैसा मायल हुआ। यानी अब तक आपका माहौल पूरा इंग्लिश मीडियम और ज़्यादा तेलुगु में इसमें बात करने में था। उर्दू में कभी आए तो दादा से लोगों से बात कर लेते थे। अब उसके बाद जब तक मैं महमनगर में रहा, हमारे वालिद बाहयात थे, तो उनके साथ मुशायरे में साथ जाना, उनके बहुत सारे मुशायरों के नज़ामत किए वालिद साहब। एक दफ़ा अली अहमद जलीली साहब का जश्न जलीली बोल के मनाया गया 1980 में। किस मुकाम पर? महबूब नगर में 2 दिन हुआ था जश्न जी। और जश्न में हमारे वालिद साहब को अवॉइड किए, ये लोग अवॉइड किए, बिल्कुल अवॉइड कर दिए। क्यों बोले तो जब ग्रुपिज्म शुरू हो गया था, ये कुछ हैदराबाद के शायर, कुछ महमनगर के शायर, कुछ ऐसा, और लोग ग्रुप मंदी करके ये लोग अवॉइड कर दिए। तो पहले दिन जो प्रोग्राम था, अजीज़ अहमद खां वारिसी साहब खवाल, उनका प्रोग्राम नटराज टाकिस में था। अच्छा। तो अजीज़ अहमद खां वारिसी साहब जब महबूबनगर आए, डाक बंगले में ठहरे, तो सबसे पहला सवाल उनका यही था, महवी साहब नजर नहीं आ रहे जी। और ये अवॉइड कर दिए थे? हाँ, अवॉइड कर दिए थे। अब तकरीबन यहाँ से जितने भी हैदराबाद के शोरा, दिल्ली के शोरा आए, तो हमारे पास एक मकान था जो हमारे वालिद साहब रखे थे, एक अलग से मकान, जिसमें वो लोगों को ठहरा करते थे। उस ज़माने में ठहरने की फैसिलिटीज़ नहीं थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। तो अब अजीज़ अहमद खां वारिसी साहब को समझ में आया कि ये कुछ है। उस ज़माने में उनकी मैटाडोर गाड़ी थी एक। अच्छा। मैटाडोर गाड़ी में अपने हारमोनी, तबला, अपने लोगों को लेके सीधा हमारे दीवान खाने में आ गए उन्होंने।
जी। आके 4 बजे से मगरिब तक पहले प्रोग्राम दिए। उसके बाद जो मुंतज़िमीन थे वो लोग शर्मिंदा होकर हमारे वालिद साहब को बुला लेके गए प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट अजीत फिल्म एक्टर अब्दुल हमीद खान साहब। अजीत, क्या बात। हमारे वालिद साहब की नज़ामत। अजीत साहब बाजू बैठे हुए हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। क्या बात है। 1980 में। तो वो बहुत ही अच्छी नज़ामत करते थे हमारे वालिद साहब। ऑल इंडिया मुशायरे भी कई नज़ामत किए, हैदराबाद में किए, महबूबनगर में किए जी, कर्नूल में किए, बेंगलुरु में किए जी। और दिल्ली के निज़ामुद्दीन साहब, उनका नाम करेक्ट नहीं बोल रहा मैं, शायर बहुत मशहूर शायर थे उन्होंने। जी। उन हमारे पास ठहरते थे। गुलबर से आए से खैरात नदीम साहब शायर, ख्वाजा शौक साहब और बहुत सारे बड़े बड़े शोरा। अच्छा। महबूबनगर अगर आए तो हमारे पास ठहरना। अब ये मुशायरा में बैठता था, खाली सुनता था, ये लेता था, मगर उर्दू की तरफ मायल होने का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ मैं जी। तो उर्दू के कुछ लेक्चरर्स ठहरे हुए थे, अखिल हाशमी साहब, डॉक्टर अखिल हाशमी साहब, बेग एहसास साहब और इसरार साहब, शौक साहब और हिंदी के डॉक्टर मनमोहन साहब, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। तो मैं दोपहर में खाना खा के थोड़ी देर लेट के वापस आ रहा था तो वहाँ बीच में ठहरे हुए थे वहाँ कैंटीन के पास। बेग एहसास साहब मेरे को पूछे, प्रोफेसर बेग एहसास साहब जी, क्या आप खैलोला करके आ रहे हैं? क्या बात है। क्या आप खैरुल्लाह करके आ रहे हैं? तो आप क्या बोले? हाँ बोला मैं, हाँ बोल के आगे बढ़ गया। बोले तो यानी समझे नहीं आप? नहीं समझ में आया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हिंदी के थे, उर्दू भी जानते थे, वो सबके सामने उन्होंने मुझे ये करना नहीं चाहे, उन्होंने हजे उड़ाना नहीं चाहे। अरे उर्दू के टीचर के बेटे खैलोला। बोले तो क्या रे, हाँ, क्या समझ में आया तेरे को? हाँ बोल के आवा। तो क्या क्यों बोला पूछे, मैं हाँ बोल दिया बोला मैं। जी। अब उसके बाद उन्होंने बोले खैलोला। बोले तो खाना खाने के बाद में एक छोटी नींद लेने को बोलते रहे बेवकूफ़। हाँ हाँ अब तो उर्दू पढ़। हाँ। अब उसके बाद अब लाइक मैडम, आप लोग इससे पहले एक इंटरव्यू बताए थे हैदराबाद के बारे में। जी उनके शोहर लाइब्रेरियन थे वहाँ पे उस्मान यूनिवर्सिटी के। जी। अब वो उनसे थोड़े लोगों से मैं मशवरा करा कि मैं उर्दू सीखना चाह रहा हूँ, कैसा करेंगे? तो बोला मशवरा क्या दिए? बोले तो पहले आप दक्कन क्रॉनिकल पेपर खरीदो इतवार का, उसके बाद सियासत लो, उसके बाद कुछ तेलुगु जानते ना, आंध्र प्रभा अखबार लो इतवार का, खास तौर पे इतवार के एडिशंस रहते, न्यूज़ा एक ही रहते, 3 भी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु। अब ऐसी पढ़ते जाओ, जुस्सुजू रही। अब उसके बाद मैं मरहूम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, मेरे उस्ताद, उर्दू के उस्ताद, महबूबनगर से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पानी टाई के पास रहते थे मदीना मस्जिद में। मैं दिल खोल के बोला मैं ऐसा मैं उर्दू सीखना चाह रहा हूँ मौल साहब। बोले तो वो लाइब्रेरी को ले गए मेरे को। लोग सब क्या समझ रहे थे? बोलते अखबार पढ़ रहे हैं लोग बोल के, मगर गुफ्तगू चल रही थी उर्दू के बारे में। जी। और उसके बाद उर्दू अखबार पढ़ते गया। आजकल तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, लिखने की मश्क चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मश्क करूँगा। अब उसके बाद नौकरी में पहली दफ़ा मैं जॉइन हुआ मद्दूर में। मद्दूर मेरा ससुराल भी है जी। मद्दूर में जॉइन हुआ, मगर 18 दिन ही काम किया मैं वहाँ पे। मैं सीधा सीधा जाके बोला मैं कि यहाँ पर खाना मिलना मुश्किल है मेरे को, और आना जाना भी मुश्किल है। रोज़ 18 से 25 किलोमीटर चलते थे हम। चलते थे नाजिर तालीम के साथ, जब नाजिर तालीम बोल के हुआ करता था उनके असिस्टेंट के जैसा जी। चलना 18 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, गुलबर्गा विटलापुर तक। तकरीबन गाँवों के नाम मेरे याद है, परसापुर, उड़मल गिद्दा, दामर गिद्दा, सजनापुर,
अपायापल्ली, हकीमपेट, सरजान खानपेट, चिटलापल्ली, ये सब रुद्राराम, ये जो एरिया है पूरे इटलापुरी, कम से कम 178 गांव थे।